आप लोगों को थोड़ा-सा रिकॉल कीजिए, याद होगा पीछे जो हमने डिस्कस किया था, जुरिडिक्शन के बारे में। जुरिडिक्शन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर एवरीथिंग इन द पब्लिक ऑफिस। यदि हम जुरिडिक्शन की बात करते हैं, तो 5 चीज़ें इसके साथ ऑटोमेटिकली इनहेरिट होकर के हमारे सामने आती हैं। यानी साइमल्टेनियसली हम उन पाँचों चीज़ों में से आइदर एनीवन और द ग्रुप ऑफ अदर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सोर्सेस ऑफ जुरिडिक्शन। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव। और ये जुरिडिक्शन सिर्फ मैं एडजुडिकेशन सिस्टम के बारे में नहीं, एंटायर सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं नैरो डाउन होकर के आऊँगा जुरिडिक्शन ऑफ एडजुडिकेशन सिस्टम, देन आई विल बी नैरो डाउन टू द कोर्ट जुरिडिक्शन, क्योंकि उसके अंदर कोर्ट और ट्राइब्यूनल दोनों आएगा। देन आई विल कम बैक टू द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड देन आई विल कम बैक टू द सुप्रीम कोर्ट। पहले एक लिंक यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लें कि जुरिडिक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले जब कभी भी हम थ्रू आउट जुरिडिक्शन की बात करेंगे, देन सर्टेन एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है विद द जुरिडिक्शन, उसको हम लोग यहाँ पर नरेट करेंगे और डिस्कस करेंगे और ब्रेन में रखेंगे। वन इज द सोर्सेस ऑफ जुरिडिक्शन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो हमेशा हम लोग ब्रेन में रखेंगे। अनदर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जुरिडिक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो भी एंटिटी है जिसकी जुरिडिक्शन की बात करते हैं उसकी ड्यूटीज होगी, फिर लाइबिलिटीज होगी, समवन पर्सन्स के राइट्स होंगे एंड समथिंग लिमिटेशंस होंगे। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये 5 इंग्रेडिएंट, 5 एलिमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन। सबसे पहला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1 सोर्सेस ऑफ द जुरिडिक्शन, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ द जुरिडिक्शन, नंबर 3 ड्यूटीज ऑफ द जुरिडिक्शन, नंबर 4 rights of someone for the purpose of that particular jurisdiction. It is also always coming from sources. And 5, and most important part, what is the limitation of that jurisdiction? और फर्दर जुडिशियरी के थ्रू इसकी जो स्कोप एंड एम्बिट है, उस स्कोप एंड एम्बिट को एक्सपैंड किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और अकॉर्डिंगली इंटरप्रिटेशन पे केस टू केस बेसिस पे डिफाइन होंगे। Am I clear up to this point or not, अजय जी? Yes, sir. और 2 इंग्रेडिएंट इनके साथ जो अलग-अलग हैं, इनके विंग्स और इंग्रेडिएंट और अदरवाइज आइडेंटिटी कह लें, उसमें से एक पार्ट है स्टैक होल्डर्स। और इसी स्टैक होल्डर्स की ड्यूटीज, जो ड्यूटीज वाला कॉलम हमने बतलाया था, तो ड्यूटीज ऑफ होम मेनली स्टैक होल्डर्स। एसोसिएटेड है, दिस इज नॉट डिफरेंट एंटिटी, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। अब मैं आपको जरा कॉन्स्टिट्यूशन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकर के चलता हूं। और इसी लाइन पे आप देखिए, आपके स्क्रीन पे है अभी द कॉन्स्टिट्यूशन।
and especially the preamble of the Constitution. This is the ultimate source of jurisdiction. जितने भी सिस्टम के जुरिडिक्शन एग्जिस्ट करते हैं उन सारे सिस्टम का ये सोर्स है और उसकी ऑब्जेक्टिव है. Let me read this part, then we will start connecting to each other. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens. See, see, we are talking about we, the people of India, entire country, whatever, whoever was authorized and in the Constituent Assembly on that point of time, we, on the behalf of complete citizen of this country. So we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, which is a social, economical, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, of opportunity, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. मैंने इसको भी रफली पढ़ दिया है, रफली नहीं मतलब पूरा पढ़ा है. अब जरा इसका डायग्नोसिस करते हैं. दिस इज द प्रीएम्बल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स this contains objectives of entire constitution. और पूरी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी है वो इसी प्रेम्बल के सेंटर को रखते हुए और इसी को सब्सटैंशिएट करने के लिए. दिस इज एग्जैक्टली द सीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. अब पूरे सिस्टम का जो क्रिएशन हुआ है ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, to achieve this particular part only, that is called the preamble. आपको मैं थोड़ा सा और डिप डाउन इस पे जाना चाहूंगा. Resolved, we people of India having solemnly resolved for what? There are certain two is written. Whatever is written after two, which is the objective, इसके लिए किया गया है. For example, to constitute India into a sovereign, socialist, secular, or democratic republic, and to secure to all its citizen. थ्री इंग्रेडिएंट क्या क्या सिक्योर कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन सिटीजन के लिए, अपने सिटीजन के लिए. वन इज जस्टिस, और जस्टिस का एट्रीब्यूट क्या दिया है? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल. इसका क्या मतलब निकलता है, कैसे सिक्योर किया हुआ? मैं थोड़ा सा आगे फर्दर उस पर कनेक्ट करूंगा, बट पहले थोड़ा और आगे जाऊं ताकि एग्जैक्टली पता चल जाए. अनदर इज द लिबर्टी ऑफ थॉट, expression, belief, faith, and worship, and equality of status and opportunity. ये वो पार्ट है, ये तीनों, which is secured for all its citizens.
and these things are reflecting into the fundamental rights of the citizen. That is the part 3. आप जरा सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके फ्रेम के बारे में, उसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट इज कन्फाइंड टू सर्टेन इंटरप्रिटेशन और डेफिनेशन टाइप की, स्टेट क्या है, सिटीजन्स क्या है। दूसरा पार्ट सिटीजनशिप के बारे में डिफाइन किया हुआ है, हु वुड बी द सिटीजन एंड कैसे बनना है उसके बारे में। बट फर्स्ट थिंग स्टार्ट्स with part 3, which is central to this particular part and which is for the citizen itself. Citizen के social, economical and political justice मिलना चाहिए, and the word is the justice. कैसे मिलेगा? या liberty of thought, expression, belief, faith and worship होना चाहिए, equality of status and opportunity होना चाहिए. It is individual centric, citizen centric, और उसके बाद दूसरा है एसोसिएशन सेंट्रिक एंड सिस्टम सेंट्रिक। अगला पार्ट है जो मैं आपको रीड आउट करना चाहता हूं। एंड फर्दर टू एंड टू प्रमोट अमंग ऑल देम फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. यानी this particular part reflecting regarding association of citizens, integrity of nation, unity and integrity, and even dignity. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. So rest of the constitution is dedicated to this part only. अब वो सिस्टम इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहा है, सिटीजन एग्जिस्ट कर रहा है, और सिस्टम एग्जिस्टेंस में लाना है। तो सिस्टम को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए with synchronization with this preamble, to achieve this particular part, क्या करना चाहिए। उसके बाद आप आते हैं पार्ट 3, जो हमने बोला सिटीजन सेंट्रिक है, फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। उसके बाद आएगा क्या, पार्ट 4, फिर पार्ट 5 एंड सो फोर्थ। मतलब पार्ट 3 में एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई है, पार्ट 5 के अंदर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है, फिर दोनों के सिंक्रोनाइजेशन हैं। उसके बाद इन दोनों के इंटरेक्शंस के पार्ट मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। थोड़ा सा मैं रिव्यू करूं इस पार्ट को। तो द जुरिडिक्शन ऑफ ईच एंड एवरी एंटिटी इट कम्स थ्रू दिस पार्ट ओनली। आपको मैं थोड़ा आगे इसी पर ले जाऊं। दिस इज द पार्ट 1 which is the यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 2 आर्टिकल यहाँ डेडिकेट किए गए हैं। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया, दैट इज भारत shall be the union of states, state and its territory therefore shall be specified in the first schedule. So this article 2 से एक शेड्यूल क्रिएट किया गया है। शेड्यूल मीन्स एक ब्रीफकेस, एक रैक, जो एट द एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लगा रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमेशा एसोसिएटेड रहेगा। और इस शेड्यूल के अंदर जितने भी स्टेट टाइम टू टाइम क्रिएट किए जाएंगे, व्हाटएवर एग्जिस्टिंग और एडिंग और व्हाटएवर अमेंडमेंट इनटू देम,
वो वहां पे मेंशन किए जाएंगे। मैं इस बात से दो चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। शेड्यूल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, but it may be amended from time to time as and when required by proper concerned authority, empowered authority, not otherwise. So पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड किया गया है, that is the union. इसका दूसरा पार्ट आप देखें, आर्टिकल 2, पार्लियामेंट में बाय लॉ admit into the union or establish new state on such terms and condition as it think fit. तो नए स्टेट की बात आएगी, who will do? This is the jurisdiction. आप जरा आप देखिए, आप जुरिडिक्शन के 5 इंग्रेडिएंट इस आर्टिकल पे मैप कीजिए, आपको समझ में आएगा. See, what we are learning at this point is how to cull out all the particular ingredients of the jurisdiction, जिसमें sources of jurisdiction है, objective है, ड्यूटीज है, राइट्स है, लिमिटेशन. अब जरा इसको जरा सोच करके देखिए और इसी पांचों पे इसको जरा टेस्ट करके देखिए. एक छोटा सा डेमो कर लेते हैं. यहाँ है पार्लियामेंट में, so who can? The parliament by law. So this is the mode and manner, not by speaking or any one way, not notification. Admit into the union, union के अंदर admit किया जाए और establish new states on such terms and condition as things fit. Even they can put a certain terms and condition also. Kashmir was inserted, Jammu and Kashmir, on this certain terms and conditions. Now terms and condition was removed by the parliament. So what is the sources of this jurisdiction? Part 1, Article 2. और ये अथॉरिटी दी गई पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट on such terms and conditions as it think fit. What is the limitation of that? किसकी ड्यूटी है क्रिएट करना? The duty is concerned to the parliament itself. Is there any right? What is the limitation? Only the parliament can do, no other. And by law is limitation. The word is may. It means it's not mandatory. It's a discretionary jurisdiction of parliament. Isn't it? Yes, sir. So this is the way we will find out. मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आर्टिकल हमारे सामने आएगा, this was just an example. जो भी एग्जाम्पल हमारे सामने आएगा, जो भी आर्टिकल सामने आएगा, उसको जस्ट हम रीड नहीं करेंगे. However, additionally, we will find out what ingredient of all this jurisdiction is there. Am I clear up to this point or not? Yes, sir. Now, अगला जुरिडिक्शन है, आप आर्टिकल 3 देखें. एक छोटा सा एग्जांपल अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि वो मोशन आप लोगों के अंदर आ जाए कि कैसे ये होता है. पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट by separation of territory from any state or by uniting two or more state or part of a state or by unifying any territory to a part of any state.
So more precise part is there. Increasing area of any estate, diminish the area of any estate, alter the boundary of any estate, alter the name of any estate. Provided that certain conditions is there. No bill, certain condition not, further restriction. Provided is the further restriction or condition that no bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of President and unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries, or name of any of the state, the bill have been referred by the President to the legislature of that state for expressing its view thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as President may allow by a period of specified or allowed as has expired. अब आप देख लीजिए कि ये जुरिडिक्शन के लिए उनको पार्लियामेंट के जो स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं कि 2/3 बाय मेजोरिटी और वो उस तरीके का कोई इस तरीके का नहीं, ओनली प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे दे कैन इनिशिएट एंड फॉर्म, they can do all the 4-5 things what is mentioned there in this article 3. You can see that. अच्छा 4 देख लीजिए. Any law referred to in article 2 or article 3 shall contain such provision for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provision of the law and may also contain such supplemental, incidental, and consequential provision, including provision as to representation in the parliament and in the legislature or legislatures of the state or a state affected by such law as parliament may deem necessary. Meaning thereby this fourth article इस चीज को इंडिकेट करता है कि स्टेट क्रिएट करने के बाद जो जो फर्दर कॉन्सिक्वेंस होंगे ऑन द असेंबली और द पार्लियामेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर ऑर्गन्स वो कैसे होगा. इट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ. So this jurisdiction is comes from this to the president and parliament, president and parliament, and no such law aforesaid shall deem to be an amendment of the constitution for the purpose of article 360. So these are the three part, and this is the only 3 article in the part 1. Conclusively मैं एक लाइन में यदि ये कहना चाहूं, all the jurisdiction regarding union and its territory related jurisdiction, creation related jurisdiction is defined in article 1, 2 and 3. यदि मैं ये कहूं कितना सही होगा? Yes, sir. Yes. So all the necessary things is taken care of. कैसे वो मैं अभी उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं रफली आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था कि जुरिडिक्शन कैसे क्रिएट होता है और उसका सोर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके किसकी ड्यूटीज है, कैसे वो लिमिटेशन होगा, क्या मोड एंड मैनर होगा. So all the things you will find out into article 1, 2, 3, and I guess it was the 4 also, right? 4 regarding jurisdiction and regarding the element of the jurisdiction, and you can diagnose it. तब आपको बहुत मजा आएगा कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ मैं दूसरे पार्ट पे अब जा रहा हूं. This is regarding citizenship. Part 2. At the commencement of this constitution, every person who has
domicile in the territory of India, and who has born in this and so on so forth कंडीशंस है। मैं इस पे डीप डाउन नहीं जा रहा हूं अभी। मुझे जो कन्वे करना था वो किया और आपके लिए बहुत सारे सवाल छोड़ दिए। नाउ दिस इज द फंडामेंटल राइट्स। तो द पार्ट 1 के अंदर क्या हुआ, यूनियन की एग्जिस्टेंस आ गई, स्टेट की एग्जिस्टेंस आ गई। पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज किया गया है, वोट विद द सिटीजन, हाउ इट वुड बी। मतलब जो बच्चे आज नहीं है 10 साल बाद जन्म लेंगे उनके लिए भी सिटीजनशिप का ध्यान रखा गया है, और जो कहीं और जन्म लिए हैं उनके लिए भी ध्यान रखा गया है। और उस पर बहुत सारी चीज की जरूरत है, उसके लिए एक्ट की जरूरत थी तो एक्ट बनाया गया है, बट ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर। और प्रियम्बल से आप कनेक्ट कीजिए कि सिटीजन एंड नेशन दोनों अभी एग्जिस्टेंस में आ गया, और उसके बाद सिटीजन्स के क्या राइट्स जो प्रोटेक्टेड है, वो कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड बाय द सिस्टम, व्हिच इज द फंडामेंटल राइट। सिस्टम के द्वारा दोनों सिस्टम एंटिटी है और दोनों में कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, और उसी कंफ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए पहले ये कहा गया है कि इस डोमेन में सिस्टम एंटर नहीं करेगा, इसको इनक्रोच सिस्टम नहीं करेगा, व्हिच इज द फंडामेंटल राइट, एंड एब्सोल्युटली किसी भी कंडीशन पे नहीं करेगा। नॉट एब्सोल्युटली वर्ड नहीं सही है, कंडीशनली। और उसके बाद फंडामेंटल राइट आपके इनकॉर्पोरेट किए गए हैं विद द डेफिनेशन एंड ऑल। आपको देख लीजिए डिफरेंट डिफरेंट हेड में, और उसके अंदर ही एक और आर्टिकल इंसर्ट किया गया, दैट इज कॉल्ड 32, और यहां से आपको इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इंसर्ट किया गया। दिस वुड बी द मैकेनिज्म, जब कोई रास्ता नहीं बचे तो अल्टीमेट कंडीशन है, यहां से आप इन सारे चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सारे सिटीजन को राइट दिया। और जब कोर्ट में ये मैटर आता है फंडामेंटल राइट रिगार्डिंग, तो इक्वल स्टेटस पे कोर्ट के सामने एक तरफ एक सिटीजन का लॉयर खड़ा होता है यानी सिटीजन होता है, और दूसरी तरफ इंटायर नेशन का रिप्रेजेंटेटिव लॉयर खड़ा होता है, जो वहां पर एक एंटिटी होता है, इक्वल स्टेटस पे खड़ा होता है, दोनों पार्टी होती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडजुडिकेशन सिस्टम ओनली। इक्वल स्टेटस में आप लोग खड़ा होते हैं कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए कि इस तरीके का डिस्प्यूट आया। नाउ थोड़ा सा और मैं स्लो हूं यहाँ इस पॉइंट पे आपको दिखाने के लिए। अब मैं ये दिखा रहा हूं कि पार्ट 4 विच इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट की जो भी पॉलिसी, लॉ और एक्टिविटी होगी, उसके सेंटर में ये सारी बातें होगी। यानी दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि दिस इज अगेन अनदर कंस्ट्रेंट ऑन द स्टेट। पहला कंस्ट्रेंट ये है कि यू कैन नॉट डिस्टर्ब द फंडामेंटल राइट, और दूसरा ये है कि योर एक्टिविटी शुड बी welfare centric, which is written in the directive principle of state policy. Sometimes I'll say DPO, DPSP, कहीं बहुत सारे आपको आर्टिकल में भी देखेंगे, दिखेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट की ड्यूटी है गाइडलाइन से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके मोरल्स हैं, उसके एथिक्स यहाँ पर मेंशन, कल्चर यहाँ पर। नाउ आफ्टर गोइंग इनटू देम, फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, द ये 36 को मैं रीड कर रहा हूं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। इन दिस पार्ट यानी पार्ट 4, यदि यहाँ पार्ट के बजाय
इन दिस चैप्टर होता, इन दिस आर्टिकल होता, इन दिस सेक्शन होता, इन दिस सब सेक्शन होता, देन अकॉर्डिंगली उसके लिमिटेशन और स्कोप चेंज होते. In this part, unless the context otherwise required, usually the state has the same meaning as part 3. पार्ट 3 में जो स्टेट का मीनिंग है वहां से ये इनहेरिट किया है और दिस पार्ट ओनली, दिस पार्ट ऑल्सो. सो जो पार्ट 1 में स्टेट का मतलब है वो मतलब इस पार्ट में नहीं है, ना ही पार्ट 3 में. ये क्लैरिफाई किया हुआ. हाउएवर जब हम लोग द वर्ड स्टेट बोलते हैं तो सर्टेनली मिक्सअप जनरली ये करते हैं, वो ये ध्यान में नहीं रखते कि ये स्टेट का डेफिनेशन फॉर किस पर्पस है, किस कॉन्टेक्स्ट के लिए. एक स्टेट हमने रीड किया इन आर्टिकल पार्ट 1 में, दूसरा स्टेट मैं यहां रीड कर रहा हूं. दोनों स्टेट का मीनिंग अलग है. एक स्टेट मीन्स एक राज्य और ये स्टेट का मतलब अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी, जो आर्टिकल 14 में डिफाइन किया हुआ है पार्ट 3. मैं उसमें अभी जा नहीं रहा हूं. अब आप कहें तो मैं वापस जाऊं उसमें थोड़ा सा, इफ यू डोंट माइंड. प्लीज सर. ओके. ट्वेल्व, सॉरी, नॉट 14, 12, आर्टिकल 12. इन दिस पार्ट पहले ही क्लेरिफाइड है, इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड. ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इस आर्टिकल में, इस पर्टिकुलर पार्ट में वो स्टेट की चर्चा चल सकती है या नहीं, और यदि वो चर्चा चलेगी तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो उस समय स्पेशली स्पेसिफाई किया जाएगा स्टेट डिफाइन इन आर्टिकल 2, 3, 4. तो वो हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड. वहां रिक्वायर्ड था और वहां डिफाइन कर दिया, उसको आप इसके साथ मिक्स मत कीजिएगा. तो इन दिस पार्ट द स्टेट इंक्लूड्स, इंपॉर्टेंट लाइन अभी आप देखिए, द स्टेट इंक्लूड्स. द स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो इंक्लूसिव पार्ट इज दिस, डिफाइन नहीं किया गया, इंक्लूसन पार्ट. द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, this is the one part. And the government and legislature of each of the states. अब इसी आर्टिकल में आप देख लीजिए द स्टेट एंड द स्टेट्स, और ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स. सो ये स्टेट्स और ये स्टेट्स दोनों आइदर इज इट सेम और डिफरेंट? डिफरेंट. डिफरेंट, एग्जैक्टली, दीज आर द डिफरेंट. क्योंकि यहां कॉन्टेक्स्ट सामने आ रहा है, एंड दैट्स व्हाट दिस लाइन वाज रिटन. ठीक है. सो स्टेट्स, तो पहला इंग्रेडिएंट था इंक्लूड व्हाट, द वन थिंग, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. सेकेंड थिंग, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स. एंड थर्ड थिंग, all local and other authority, all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India.
ये फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, सेकेंड पार्ट में भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, थर्ड पार्ट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पार्ट में भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। सो ऑल लोकल अथॉरिटीज का मतलब क्या है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। एक ही सिटीजन, एक एरिया का सिटीजन 3 तरीके की सरकार चुनता है बाय वे ऑफ इलेक्शन। 1 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और तीसरा लोकल अथॉरिटीज के लिए, जिसको कि आइदर पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। तो 3 डिफरेंट पर्पस के लिए एक सेट ऑफ पर्सन 3 गवर्नमेंट चुनता है अपने एरिया के लिए। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। राइट सर। राइट। और तीनों गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, आगे आप लोग देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो तीनों, बट एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि तीनों पॉलिसी मेकर है, तीनों लॉ मेकर है, क्योंकि तीनों को पावर है कि लॉ बनाए। कैसे पावर है वो आप देखेंगे आगे, वो भी ज्यूरिडिक्शन यहाँ पे 8th शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है। 8th और 9th शेड्यूल है सर। स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, वो लिस्ट जो है ना, वो सबकी अथॉरिटी बाइफरकेट की हुई। एक पार्ट ये है कि तीनों पॉलिसी मेकर हैं, तीनों गवर्नमेंट हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन तीनों की ऑब्जेक्टिव थोड़ी सी शिफ्ट होती है। एक की ऑब्जेक्टिव है नेशनल लेवल की पॉलिसी बनाने के लिए और हमेशा नेशन को एक इंटरेस्ट में रखने के लिए, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट जो रीजन है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, इवन ज्योग्राफिकल बेसिस पे जो लिमिटेशन है और रिसोर्स बेसिस पे, उसके बेसिस पर वो स्टेट को एडमिनिस्टर करे और उस दोनों में कोई इंटरफेरेंस ना हो। और लोकल है कि आपके सिटी में, लोकल एरिया के जो लोकल माइनर प्रॉब्लम है, डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम है, उसके लिए आप स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ बार बार नहीं जाएंगे, वो आपस में रिजॉल्व करें। एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। और फोर्थ है, उसके अलावा यदि कुछ बच जाता है तो आप लोग आपस में मिलकर के कीजिए, जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो नहीं कर पा रही तो आप लोग कर लीजिए। दैट इज कॉल्ड एनजीओ, एसोसिएशन। तो पब्लिक को भी गुड फेथ में, गुड ऑब्जेक्टिव के साथ अपना एसोसिएशन बना करके, और सोसाइटी, सोसाइटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। सो दैट इज द फोर्थ लेयर ऑफ गवर्नेंस। सोसाइटी के अपने एक बाईलॉज होते हैं एज पर सोसाइटी एक्ट, और उसी बाईलॉज के थ्रू वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके थ्रू वो अपना काम करते हैं। एंड ऑल द जुरिडिक्शन आर इंसर्टेड इनटू देम for each and every functioning entity. So local authority is that, but the other authority क्या बचता है local authority के बाद? इसी other authority को interpret करने के लिए बहुत सारे judgments टाइम टू टाइम आते रहे हैं, आते रहेंगे, और उसके स्कोप एम्बिट में चेंजेस होते रहेंगे। So this is the definition of a state. So state को क्या है वो क्लियरली डिफाइंड है या नहीं, कैसे वो कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं वो आपने अभी देख लिया। अब मैं वापस आगे जाता हूं। अभी हमने राइट्स एंड लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट वो भी हमने चेक कर लिया। इट वाज द पार्ट 4। पार्ट 4 को हम क्लियरली कह सकते हैं इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। दिस इज द पार्ट 4। उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है 39, स्टेट सेल सिक्योर
that the operation of legal system promote justice on the basis of equal opportunity. आप देखेंगे ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रियम्बल में भी था. And shall in particular provide free legal aid by suitable legislation and scheme or any other way to ensure the opportunity for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic and other disabilities. इसको मैंने रीड कर लिया, फिर से मैं बतला रहा हूँ. The state means state under Article 12. Shall means mandatory, secure. That the operation of legal system promotes justice. ये किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी. So state हमेशा उसको प्रमोट करेगा on the basis of, now the constraints are there, on the basis of equal opportunity, and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or scheme or in any other way. किस लिए? This is the objective, to ensure that opportunities for securing justice are not denied. To whom? The beneficiary is there, जिसकी rights create हो रही है यहाँ से. To any citizen by reason of economic and other disability. कुछ ऐसे रीजन की वजह से इकोनॉमिक एंड अदर में क्या क्या आ सकता है, आप जरा आप सोच लीजिए. अदर वैलिड रीजन होना चाहिए और इट शुड नॉट डिनाइड. इसी के वजह से डीएलएसए और लीगल सर्विस और लीगल एड सिस्टम के बाय एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है. और एक और मैं 50 भी रीड आउट करूंगा, ज्यादा नहीं जाऊंगा. आर्टिकल 50 बहुत छोटा है. द स्टेट shall take a step to separate the judiciary from the executive in the public service of the state. इंडिपेंडेंस यहाँ से आता है, सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ से आता है. देखिए लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. ठीक है. अब आप देखिए थोड़ा तेजी से मैं पास करूं. फंडामेंटल ड्यूटीज. नाउ द सिटीजन्स की ड्यूटीज आपके सामने है, खास करके जी. J. To strive towards excellence in all sphere of the individual. To strike, ये ड्यूटी है हर सिटीजन की. To strike towards excellence. कहाँ? In all sphere of individual and collective activity. मतलब individual and social दोनों. So that the nation consistently raise to higher level. So objective is again there for this particular this higher level of endeavor and achievement. इस तरीके से आपको करना है. वो एक फेंसिंग हो गई उसकी. मैं इन सारे रीडिंग के समय में मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग अपने दिमाग में ये चीज सेट करें कि हमको ये 5 इंग्रेडिएंट कल्ड आउट करना है इस पर्टिकुलर सोर्स से. तभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में मजा आएगा. इस एंगल से जब आप नहीं देंगे, मतलब 5 रीडिंग आपको करने हैं. फर्स्ट रीडिंग में सोर्सेस तो आपका क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन है. दूसरा रीडिंग में आपको वो ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना पड़ेगा. तीसरे में उसकी ड्यूटीज और राइट्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं. फिर उसके लिमिटेशंस आपको निकालने हैं. यही चीज को समझने के लिए मैं सीधा मैं थोड़ा एक रफ आइडिया मैं आपको ये दे रहा हूँ कि इंडेक्स होता तो बड़े आराम से हो जाता. नाउ द यूनियन, क्रिएशन ऑफ यूनियन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. यूनियन की शुरुआत ही होगी कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पहले हो. एंड वेरियस चैप्टर्स आर देयर.
मैं सीधा सीधा आपके यूनियन जुडिशियरी पार्ट पे अब एंटर कर रहा हूं। This is the union judiciary. This start from Article 124. आप आर्टिकल 124 का क्लाउज 1 पढ़िए। There shall be a Supreme Court of India. इस वर्ड से सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। Am I clear up to this point or not? Yes, sir. This is the word shall be, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, कंसिस्टिंग ऑफ ए सीजेआई, उसका सीजेआई होगा ही होगा। एंड until parliament by law prescribe a larger number of not more than 7 other judges. इनिशियल पार्ट है ये, और लॉ के द्वारा ये बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और नाउ द 33 है। तो 3 इंग्रेडिएंट सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टेंस का जो हिस्सा है वो ये है। एक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एटलीस्ट 7 अदर जजेस, पोस्ट क्रिएटेड है, क्रिएट हो चुका पोस्ट, और वहां पे अपॉइंटमेंट होने के बाद वो फुलफिल हो जाएगा। नाउ द सुप्रीम कोर्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस। इन दोनों चीजों के साथ सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। डी दिस साइड द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आगे है कि कैसे इसके जजेस के अपॉइंटमेंट होंगे। एवरी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय, हु विल अपॉइंट, प्रेसिडेंट। किस मैनर में अपॉइंट करेंगे, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, आफ्टर कंसल्टेशन। किस प्रोसेस को वो करेंगे, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन द स्टेट, as the president may deem necessary for the purpose and shall hold office until his attain the age of 65 years. So इनके एज भी यहाँ स्पेसिफाई कर दिए हैं, और बाय डिफॉल्ट एग्जिट हो जाएगा जब वो इस एज को अटेन कर लेंगे, प्रोवाइडेड दैट certain provisos is there. Appointment of the chief justice other than chief justice, the chief justice of India shall always be consulted। इन सारे पर्पस में वो कंसल्ट किया जाएगा एंड सो एंड सो फोर्थ। सो आप ये देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर एग्जिस्टेंस में सुप्रीम कोर्ट का बर्थ है, वो भी एक ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। तो 25, 26 मेंशन है, और उस लाइन पे आपको देखना है वो सारी बातें हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ड्यूटीज, राइट एंड लिमिटेशन। नाउ बहुत मैंने बोल लिया, अब थोड़ा सा मैं आगे एक आर्टिकल में पढ़ना चाह रहा हूँ फॉर योर पर्पस, दैट इज आर्टिकल 133। 133
An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree and final order. अब जरा देखिए, an appeal shall lie where? To the Supreme Court from what? You know, this to, from, और and ये ऐसा जंक्चर है जो जिसको आप पकड़ेंगे तो प्रॉपरली मजा आता है पढ़ने में और समझ में भी आती है. एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर. बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इस चीज को आप देखिए. कोई भी केस यदि कहीं भी ट्रायल चलता है या अपील चला है हाई कोर्ट में या कहीं पे, इन तीनों के अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं सर. हाँ नहीं सर. हाँ, इन तीनों के अलावा बहुत कुछ हो सकता है. जजमेंट फाइनल स्टेज पे आता है, डिक्री भी फाइनलिटी पॉइंट पे आता है, राइट डिसाइड होता है आफ्टर कंप्लीट एडजुडिकेशन, और फाइनल ऑर्डर मींस केस टर्मिनेशन डिस्पोजल ऑर्डर है या डिसमिसल ऑर्डर है. इन बिटवीन ये दोनों एंड पॉइंट है. There are various interim orders. बट हाँ, बट ड्यूरिंग द एडजुडिकेशन लॉट्स ऑफ ऑर्डर्स आर कमिंग. यदि फाइनल ऑर्डर के बजाय यहाँ पर एनी वर्ड यूज कर दिया होता तो तब इसका डेफिनेशन ही बदल जाता, तब इसका मतलब ही बदल जाता है. तो बड़ा केयरफुली आपको देखना पड़ता है. यहां पर आप देखिए, यहां लिखता है फ्रॉम एनी. एनी वर्ड तो है, बट एनी वर्ड इज स्टैंड फॉर जजमेंट, स्टैंड फॉर डिक्री एंड स्टैंड फॉर द फाइनल ऑर्डर. दिख रहा है? ये 133 है. और मैं थोड़ा रोक करके थोड़ा और कंपेयर करना चाहता हूं और आपको मैं लेकर के चलता हूं 136 में. ये देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर द सुप्रीम कोर्ट में in its discretion grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination is a finality है, sentence और order. What is the changes between these two articles? Final order. आप समझ रहे कितना बड़ा गेम है यहाँ? एक वर्ड में वहां ऑर्डर है और यहाँ फाइनल ऑर्डर है. अब आप मुझे बताइए, जब आप जुरिडिक्शन डिसाइड करते हैं और डिस्कस करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं किसी एग्जाम की या कोर्ट की, और इस डिफरेंस को आप यदि कैप्चर नहीं करेंगे, क्या होगा? यदि आपने डिफरेंस कैप्चर नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज तो 100% होना है, वो आपका मजाक, यानी आपके लीगल अंडरस्टैंडिंग पे सवाल. समझिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बोलता है. अब मैं वापस अपने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रहा हूं. यहाँ पर 36 पे मैं वापस आऊंगा, क्योंकि यहाँ एक चीज और ऐड किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 133. जहां भी हम देख रहे थे वहां था फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री एंड फाइनल ऑर्डर. मतलब ये है कि एक 3 इंग्रेडिएंट में से चौथा इंग्रेडिएंट का स्कोप वहां नहीं है. यहां क्या है? एनी जजमेंट, डिक्री और एक और वर्ड आ गया है डिटर्मिनेशन, और एक और वर्ड आ गया है सेंटेंस और ऑर्डर. और आप देख लीजिए, इंटायर सिविल एंड क्रिमिनल वर्ल्ड में, एडजुडिकेशन वर्ल्ड में, इस 5 के अलावा छठा इंग्रेडिएंट ही एग्जिस्ट नहीं करता.
या तो वो एनी ऑर्डर होगा, या एनी सेंटेंस होगा, या एनी डिटर्मिनेशन होगा, या एनी डिक्री होगा, या एनी जजमेंट होगा। सिविल है तो डिक्री होगा, क्रिमिनल है तो सेंटेंस होगा। जजमेंट दोनों केस में होगा, सिविल एंड क्रिमिनल में। डिटर्मिनेशन है इशू वाइज, इशू को फिक्स करके फाइंडिंग लाना। प्रिंसिपल इवोल्यूशन वो और बाकी सारे ऑर्डर्स हैं। तो मैं इसको दूसरे शब्दों में जब भी मैंने बोला है, फिर से मैं आज रिपीट करता हूं, ये पंच तत्व है जिससे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। So judicial universe are made up of all these 5 things, माने जहां जो आउटकम में आता है। जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस एंड ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में अभी हमने कंपेयर किया 133, आर्टिकल 133, जहां पर फाइनल ऑर्डर है और यहां पर ऑर्डर है। तो उस आर्टिकल की जो स्कोप है वो कन्फाइन है टू द फाइनल ऑर्डर। हाउएवर इस आर्टिकल का स्कोप 136 का स्कोप इज कन्फाइंड टू द ऑर्डर, एनी ऑर्डर। देयर इज एनी फाइनल ऑर्डर। सो फाइनलिटी अटेंड करने के बाद, और इसका मतलब है कि एट एनी स्टेज। एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट? Yes, clear. How the nature and scope, how the scope can change, वो आपके सामने। थोड़ा सा मैं वापस अगेन 133 में जा रहा हूं, फिर सिर्फ इन्हीं दोनों को थोड़ा मैं प्रेस करना चाह रहा हूं, और जो पॉइंट प्रेस करना चाह रहा हूं मेड आउट कर रहा हूं मैं 1 मिनट के अंदर। I was reading this particular part. An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order. Sorry, not and or. Either anyone from any judgment, any decree, any final order. और उसके बाद अगला कंडीशंस लगता है in a civil proceedings of a high court. It is not for the criminal, not for the other, only for the civil proceedings in the territory of India. और उसके बाद फर्दर एक अनदर लिमिटेशन है, यदि सिविल प्रोसीडिंग नहीं है इस आर्टिकल में हम अप्रोच नहीं करेंगे, और यदि ये फाइनलिटी पे नहीं आता है, इसके अंदर वो कवर नहीं होता है, जुरिडिक्शन ही नहीं बनता है। नाउ आगे, इफ द हाई कोर्ट सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 134, अ कंडीशन इज दैट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज, और सर्टिफिकेट का भी कंडीशन है that the case involve a substantial question of law of general importance, ये होना चाहिए सर्टिफिकेट और फर्दर कंडीशन। सो इतने सारे कंडीशन के बाद then it would be converted into the appeal. However, इन यहाँ थोड़ा सा और मैं नीचे जाऊं, और एक चीज और देखिए, जो भी कंडीशंस लगे उस सर्टिफिकेट पे भी 2 कंडीशन है which is separated by and. One condition is this, another condition is that A, another condition is B. So एग्जाम में लिखते समय में यदि आपने एक छोड़ा और एक पकड़ा, देन यू आर इनकम्प्लीट, आपको पूरे नंबर तो मिलने से। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, यदि डिक्री के जगह पे, यहाँ जो ऊपर में आपका फाइनल ऑर्डर लिखा हुआ है, इस फाइनल ऑर्डर के जगह पर या इंटरिम ऑर्डर या कोई और ऑर्डर या कुछ और अपने मन से कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की आपने, इन नटसेल में ये कहना चाहता हूं, कैजुअली आप कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यदि आप लिखते हैं, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और किस लिमिट तक होगा, जरा आप सोच करके देख लीजिए। यू मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ 376। हाउ सीरियस इज दिस? तो बहुत ही केयरफुली आपको कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड को रिप्रोड्यूस करने हैं। उसके साथ मैं सिर्फ सेंसिटिविटी भी आपको बतला रहा हूं कि एक वर्ड में चेंजेस का कितना बड़ा स्कोप चेंज कर गया है ना। फिर से वापस मैं 136 पे जाता हूं और सिर्फ 1 पढ़ूंगा, और फिर मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर
See, notwithstanding anything in this chapter, the Supreme Court may word है discretionary jurisdiction in its grant a special leave to appeal. So this is grant a special leave to appeal. क्या मतलब है इसका? एक अपील का जुरिडिक्शन आर्टिकल 133 में क्रिएट किया हुआ है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और बाय दिस आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया गया है टू क्रिएट जुरिडिक्शन फॉर अपील, इजंट इट? केस टू केस, यदि आपको केस फिट होता है, दिस इज आपको दिस इज योर जुरिडिक्शन कि एसएलपी सुनने के बाद आपको यदि लगता है कि ये फिट कैसे क्रिएट इनटू कन्वर्ट इनटू द अपील, सो वंस यू विल ग्रांट द लीव, it will convert into the appeal. SLP is the different thing, appeal is the different thing. However, in practice आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट जजेस क्या करते हैं कि पूरे केस को समझने के बाद जजमेंट लिखाते समय वहां लिख देते हैं कि लीव ग्रांटेड. Leave granted mean what? Grant this special leave to appeal, and it would be converted into the, और उस अपील के ऊपर आपका जजमेंट वो लिखे. लीव ग्रांटेड शब्द कई सारे जजमेंट या ऑर्डर पर आपने देखा होगा. उस ऑर्डर का क्या मतलब है, उस मीनिंग का, उस वर्ड का क्या मतलब है? एक्सरसाइजिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, आपके पास राइट नहीं है अपील का, कोर्ट उसको कन्वर्ट करे, कोर्ट के पास पावर है कि आपका राइट क्रिएट कर दे. तो कोई भी इम्पुंग जजमेंट यदि आपके सामने आता है, कोर्ट के सामने आता है इन अपीलेट जुरिडिक्शन में, तो इम्पुंग जजमेंट में तब तक डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता जब तक अपील ना हो. ये सेट प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है. इम्पुंग जजमेंट में कोई भी चेंजेस करने हो, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर उसको वॉश आउट करना हो, लीव ग्रांट होगा. Unless until leave will not not granted that impugned judgment order, whatever it may be. और इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए इसका पावर, वहां पे इम्पुग्ड ऑर्डर आपका क्या होना था? जजमेंट, डिक्री एंड फाइनल ऑर्डर. यहाँ इंटरिम ऑर्डर भी होता है, उसके अगेंस्ट भी अपील आपको हो सकता है, होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली यहाँ पे होता है. That's the power of Article 136. But subject to satisfaction of the court. So फ्रॉम, अब आप देख लीजिए, लीव टू अपील के बारे में मैंने अभी थोड़ा डिस्कस किया. अभी फर्दर मैं ये डिस्कस करता हूं. फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस एंड ऑर्डर, ये पूरा 5 एलिमेंट हमने डिस्कस किया. ठीक है, फ्रॉम एनी, ये वर्ड आप कैप्चर कीजिए, फ्रॉम एनी. उसके बाद आप देखिए इन एनी, एक इंटायर वर्ल्ड है जिसको आप कहिए एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन एंड एग्जिस्टेंस, जहां पत्ते हैं, सांस लेते हैं, डेली लाइफ है, एक्टिविटी डेली चल रही है. इन एनी काउज और मैटर, किस काउज में, किस मैटर में, एनी काउज और मैटर, यहां भी कोई लिमिटेशन ही नहीं. इन एनी, पास्ट और मेड बाय विच कोर्ट, एनी कोर्ट, बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द टेरिटरी. यानी ये जो पार्ट है ना, और उसके पहले नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर पे जो भी पावर है उसके ऊपर ये सबसे पावरफुल, सबसे पहले ये कंसिडरेबल. सो यदि मैं ये कहूं फ्रॉम एनी, इन एनी,
बाय एनी के बाद के जो वर्ड हैं उसको जरा आप फोकस करें। फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन इन सेंटेंस और ऑर्डर, इन एनी काउज और मैटर, बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ये बेसिकली जरा मैं कंपेयर करूं तो आप जरा कंपेयर करके जरा बताइएगा, एक एनालॉग कीजिएगा। बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, जैसे कहते हैं ना धरती आकाश और पाताल, स्वर्ग लोग, धरती लोग एंड पाताल लोग, तो क्या ये स्वर्ग लोग नहीं है फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल? और क्या ये धरती लोक नहीं है जहां पर ये जजमेंट और सेंटेंस, डिक्री एंड ऑर्डर चलते हैं, जिससे पंचतत्व है जहां लोग सांस लेते हैं और लाइफ चलती है? और क्या वो अलग पाताल लोक नहीं है जहां पर मैंने काउज और मैटर्स आते हैं, टाइप्स ऑफ काउज और मैटर? दीज आर द थ्री डायमेंशन, जिसको मैं दूसरे शब्दों में कहूं धरती, आकाश और पाताल, यानी स्वर्ग, धरती, पाताल। क्या बच जाता है इसमें? ब्रह्मा, विष्णु, महेश सारे समा जाते हैं इसमें। यदि मैं ऐसा कहूं तो आप क्या कहेंगे, मैंने कितना गलत कहा? कंप्लीट है सर ये। आप जुरिडिक्शन वाले पॉइंट पर आकर के आप देखें कि इनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, किसकी क्या ड्यूटीज हैं, किसके क्या राइट्स हैं और इसके लिमिटेशंस क्या हैं। दीज आर द अनलिमिटेड पार्ट। One of the very few article in the constitution which is having unlimited power. To whom? Supreme Court. अब आप देखिए दूसरा आर्टिकल, इसके ऊपर लिमिटेशंस है। नथिंग इन क्लाउज 1 शैल अप्लाई टू एनी जजमेंट, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस ऑन ऑर्डर। यहाँ 4 ही है, 5वां क्यों नहीं? पास्ड और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड। देखिए वहां भी एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यहाँ भी एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, बट इसकी लिमिटेशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द आर्म फोर्स। एक ट्राइब्यूनल पे फोकस कर दिया। सो इसी शब्द के साथ आज के मीटिंग को हम कंक्लूड कर रहे हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये फोकस किया कि जुरिडिक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके सोर्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके ऑब्जेक्टिव को कॉल्ड आउट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टैक होल्डर्स की ड्यूटी को कैप्चर करना अभी बाकी है, लेकिन स्टैक होल्डर्स में यूआर आएंगे यहाँ पे, है ना? तो इसी शब्द के बाद साथ में ये स्टॉप प्रेजेंटिंग, इसको मैं करूं। अब आप लोग ओपन कीजिए ऑन क्वेश्चन। हाउ वाज द डे? शुरू में तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था, लाइट की वजह से लेट डिले हुआ। Excellent. सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज कन्वे करने की कोशिश कर रहा था कि कैसे लॉ को हम लोग रीड करते हैं, कितना केयरफुली रीड करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, 2 आर्टिकल का कंपेयर करेंगे, आर्टिकल में शब्द का मतलब क्या निकलता है, एक जगह कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, दूसरी जगह अलग तरीके से बदल जाता है। इन सब चीजों को केयरफुली रखे बगैर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट जो रिक्वायर्ड है। अब बताइए कैसा रहा आज का डिस्कशन, आप लोगों का ओपिनियन क्या है? It is another type of interpretation of the judicial, sir. नहीं It is नहीं another सर, angle of judicial. Yeah. नहीं सर, आप जब देखेंगे, मैं वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू वेरी क्लियरली, एवरी डे द एग्जीक्यूशन ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वहां इसी पॉइंट पे कन्फाइंड ही रहती है। ये अलग बात है कि Exactly. हम लोग उसको नहीं देख पाते। Yes, sir. आप किसी भी कोर्ट को ढंग से ऑब्जर्व करें या कोर्ट की प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व करें, दे आर वेरी मच स्ट्रिक्ट to this particular words or jurisdiction and their duties.
थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हर जगह है, लेकिन हर कोर्ट में आइडियली मुझे लगता है कि ऑल एंड एवरी कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, consciously or unconsciously they are confined to all this part. Whenever they are वहां पर चेक एंड बैलेंस है। जब कोर्ट या लॉयर कोई भी अपने या कोई भी स्टैक होल्डर अपने जुरिडिक्शन को जंप करता है तो उसको पकड़ने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए दूसरा है, एंड दैट इज व्हाट द एडवर्सेरियल सिस्टम। मतलब एडवर्सेरियल सिस्टम में 5 स्टैक होल्डर हैं तो हर कोई मैंने उंगली उठाने के लिए तैयार है कि आपने ये जुरिडिक्शन पार किया, आपने ये जुरिडिक्शन पार किया, और इस तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से, एरर फ्री तरीके से वो आगे निकलता है। दैट्स व्हाट दिस इज द बेस्ट सिस्टम फॉर एडजुडिकेशन। बंसल साहब या बताइए बताइए कैसा रहा आज का डिस्कशन? अच्छा रहा। मैं लेट हुआ और एक चीज मैंने क्या जानी हम्म कि पढ़ने से इतनी ज्यादा मतलब अपनी जो है ज्ञान चक्षु खुलते हैं हम्म कि हम लोग मतलब जैसे अभी मैंने वो बिहार कास्ट बेस्ड सेंसस का मैटर फाइल किया, मैं आपको हम्म अनुभव बता रहा हूँ। वो हम्म मैंने आर्टिकल 136 में फाइल किया। हम्म अगर मैं उसको 133 में ही फाइल कर सकता था। हम्म मतलब तो ये चीज क्या, ये पढ़ने से डिस्कशन करने से आई, क्योंकि जनरल बिल्कुल। इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन तो वही है, वो चला जा रहा है हम्म पूरा। तो उसका रिपरकशन अलग होता है, कोर्ट के माइंडसेट में अलग चीज जाती है। 136 अरे कुछ नहीं, चलो जाने दो। और अगर दूसरे आर्टिकल्स जाते हैं तो वो कहता है नहीं नहीं, समथिंग इज देयर, वी मस्ट डिटरमाइन दिस इश्यूज। तो नहीं, ये देखिए कोर्ट यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने देखा है ना, वो बहुत ही मैंने प्यारा मूवमेंट है, मेरे मैंने क्लोज टू हार्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहां पर प्रेजेंट होना। आप देखेंगे आइदर वो एसएलपी हो या अपील हो या क्रिमिनल हो, सिविल हो, they are properly verifying the jurisdictional part unless until they are not convinced. टेक इट ग्रांटेड है या ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ईच केस टू केस बेसिस पे यहाँ हर एक चीज वेरीफाई होता है, एंड देन दे आर प्रोसीडिंग। If it is not verified by their own end only, if there is any doubt and any juncture, they will ask for you to clarify it. They'll give you the opportunity to clarify it, है ना? अब बहुत पेशेंटली वो सुनते भी हैं, और जब केस का इंस्टांस ना हो तो बाकी सारों को सुनने का पॉइंट नहीं बनता। मैं बट एक और चीज ऐड करूंगा सर। हाँ प्लीज। बंसल साहब जो कह रहे थे उसमें, बंसल साहब, you would have required a certificate also under 134A that it is a question of general importance. हाँ, they will not give, हाँ, or they may give because they have also heard for a considerable time period। और 7 दिन बहस चली थी पटना हाईकोर्ट में भी, तो पर यह है कि वो कंसीडर करेंगे इसको, ऐसी बात नहीं है, ऐसा इशू। जी जी हाँ, पर यह है कि वो उसमें हाँ हो परेशानी बढ़ सकता है। जाएगी। जी, ये कि राइट। जी जी जी, इसमें परेशानी कम है। बट मैंने देखा है कि वॉट एवर द कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट, मोर और लेस एवरी कोर्ट इज सेंसिबल, प्रॉपरली सेंसिबल। हम देखिए होता क्या है कि हम लोग हमारे लॉयर कम्युनिटी में बहुत बार क्वेश्चन रेज होता है कि ये कोर्ट अच्छा नहीं है, ये कोर्ट ऐसे कर दिया, वो कोर्ट वैसे कर दिया, वो कोर्ट, मैं उससे कन्विंस नहीं हूं। इट मे बी बिकॉज दिस my lords are also human beings, it may be, but एट लार्ज केसेस पर ऐसा मैं कन्विंस इसलिए नहीं हूं क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है कोर्ट के एंगल से हमने कभी सोचा ही नहीं है कि ये चीज वहां रिक्वायर्ड, और कोर्ट का एंगल जो है ना, ये जुरिडिक्शन सोर्स से निकल करके आता है। व्हाट दे वांट फॉर देयर ओन सेटिस्फेक्शन, सिटिंग एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक सर्टेन सेटिस्फेक्शन है ना, डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन है ना, तो सेटिस्फेक्शन के लिए सर्टेन केस मेड आउट वहां पर होना चाहिए ना, which comes through the fact and और jurisdiction लॉ पे कहाँ ब्रीच हो रहा है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको सेटिस्फाई करें। और यदि हम उसको सेटिस्फाई करने में फेल होते हैं बाय एनी रीजन कि केस ही अच्छा नहीं है या अलग है, तो वैसे सिचुएशन में हम यदि ये ब्लेम करें तो दैट इज नॉट फेयर।
और मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ब्लेम होता है, सेंसिबली एग्जामिन नहीं होता है कि क्यों ये हुआ। क्योंकि मैंने दूसरे तरफ यदि एग्जामिन करना शुरू किया तो मुझे वो साफ साफ कई जगहों पे ऐसा लगता है कि इस जगह पर ऐसा होता, जो कि कई केसेस में हमने जब उन सारे चीजों को प्लीडिंग में डाला, क्लेरिफाई कर दिया, तो वो निश्चित रूप से वो नीट एंड क्लीन निकलता जा रहा है। इवन आर्गुमेंट की भी जरूरत नहीं। मीनिंग देयर भाई, इफ दे डज नॉट हैव डाउट इन देयर माइंड, तो नो नीड फॉर द इवन आर्गुमेंट, वो सीधा सीधा नोटिस और आगे प्रोसीड होता है। और सबसे बड़ी बात, मुझे जो फोकस करने का मन करता है ना, और मैं करता भी हूँ और करना भी चाहिए, हमेशा वी मस्ट हैव टू confine to our responsibility and duty. You are the custodian of your own. You have the full control of your own jurisdiction. तो हमारी देखिए, जजेस जितने एक्सपीरियंस्ड हैं, रिफाइंड है, डे टू डे 50-60 मैटर वो पढ़ करके वो डिस्पोज करते हैं। हमारे साथ तो शायद 1 या 2 मैटर होता है। यदि आप उनको असिस्ट करते हो एज ए ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, मेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑन पॉइंट ऑफ लॉ दोनों की लगभग इक्वल होती है, एक दूसरे को उस पॉइंट पे डिबेट करते हैं। सो क्यों नहीं बेस्ट हम अपने एंड पे तैयार करके उनको असिस्ट करें, उनके लेवल में जा करके, अंडर द फोर कॉर्नर ऑफ ऑल दीज लॉ एंड जुरिडिक्शन एंड इंटरप्रिटेशन जो हमसे एक्सपेक्टेड है। निश्चित रूप से अच्छे केस में अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि वो थोड़ा सा फास्ट होते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं, कुछ मिस कर जाए, देन यू आर देयर टू पॉइंट आउट एंड दे आर रेडी टू entertain the relevant point, isn't it? Yes, sir. तो यदि हमने ब्लेम किया ना, तो अपना इंप्रूवमेंट हमने रोक लिया। ब्लेम का 2 डायरेक्ट इम्पैक्ट है। एक कि यू आर नाउ रिलैक्स एंड सेटिस्फाइड, योर फ्रस्ट्रेशन इज आउट, योर एंजाइटी इज एस्टेब्लिश, सेटल्ड। तो इम्प्रूवमेंट के स्कोप के लिए वो बेसिक सोर्स है। बेसिक मतलब ये है, ईंधन है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है? सो रीजन ढूंढते 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 आप ढूंढ लेंगे, लेकिन जब उसको आप रिलीज कर देंगे ये कहते हुए कि अरे यार ये आदमी ही चौपट है, ये सिस्टम ही खराब, लो कहानी खत्म। और वहां से शुरू होता है सिर्फ और सिर्फ हेल्पलेसनेस एंड फ्रस्ट्रेशन। ऐसा है नहीं। आर्टिकल 51A स्ट्राइक टू द एक्सेलेंस, अभी हमने रीड आउट किया था। इट इज इक्वली अप्लाई टू आवर इंडिविजुअल फॉर आवर सेल्फ। इसको जैसे ही अपने ध्यान में रखेंगे ना, द बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट मतलब कन्विंस करना है। आप हमेशा याद रखिए कि हमारा जो प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन, अदर प्रोफेशन से थोड़ा अलग है। वहां डॉक्टर को देखिए, इंजीनियर को देखिए, एवरीवन टेकिंग देयर ओन डिसीजन इंडिपेंडेंटली कि कौन सा दवाई देना है, ऑपरेट करना है या नहीं, एंड दे आर डूइंग। आप इंडिपेंडेंट ऑर्डर पास करते हैं क्या? नहीं। You are convincing to third neutral party to pass appropriate order. आपका रोल ऑर्डर पास करने के बजाय कन्विंस करके ऑर्डर लेना होता है। दिस इज द डिफरेंट लेवल ऑफ चैलेंज इन योर प्रोफेशन लॉफुली। याद रखिएगा, फाइनल डिसीजन आपका नहीं है, जजेस का है। और इसीलिए आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आते हैं। और कोशिश की कोई लिमिटेशन नहीं होती ना, कौन कितना बेस्ट करता है उसका कोई लिमिटेशन। सो एक्सेलेंस वर्ड इज इंसर्टेड इन योर आवर प्रोफेशन, डायरेक्टली एसोसिएटेड विद आवर प्रोफेशन, एंड दैट्स व्हाट आवर प्रोफेशन इज नोबल, इजंट इट? भैया इतना साइलेंस क्यों है? यस सर, नहीं साइलेंस नहीं है। तो हम जिम्मेवारी जितना लेंगे ना,
उतना ही अच्छा है पूरे प्रोफेशन के लिए, हमारे लिए। सर मैं एक एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी बात हार्मोनी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए, अटर्निटी के लिए। हाँ प्रवीण जी प्लीज, पवन जी। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि किस तरीके से आप अपना चेहरा भी दिखा देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जी सर बिल्कुल, नेटवर्क स्लो था इस कारण से सर। हाँ। सर नेटवर्क स्लो है इस कारण से। कोई बात नहीं, कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो सर मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहता कि हाउ दिस जुरिस्डिक्शन जो है वो मेरे को हेल्प करा अभी रिसेंटली। सर रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू विद a particular judgment where we were talking about when we can approach to Supreme Court under SLP or consumer complaints or the order which is passed by NCDRC. सो सर उसके अंदर कुछ जजमेंट्स पड़ी और उसमें बहुत कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया कि कब हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। और एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड हाउ 136 is going to be used and when the complaint when the order challenging NCDRC will go to High Court. So it was a wonderful experience and the knowledge or the understanding why 136 can be invoked. हाँ पवन जी, आप बहुत अच्छा है। हम बाकी लोगों से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग अपना अपना कमेंट और एक्सपीरियंस शेयर करें इफ यू हैव। अदरवाइज मैं एक चीज और थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहता हूँ। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 136 134 को कंपेयर किया। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ये था, उसके पीछे मेरे ब्रेन में आइडिया ये था कि आप सारे जुरिडिक्शन को एग्जामिन करें। Even trial court का jurisdiction, what is the sources of jurisdiction? The provision of laws जो भी है, या तो अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे हाथ में, उसके बाद स्टैट्यूट्स है, प्रोसीजरल लॉ है, पूरे भर भर के पूरी एक लंबी लिस्ट है आपके सामने। You cannot memorize them. So whenever is required, you certainly make sure the consultation of that particular provision. आप उस एक्ट को कम से कम जरूर देख लें, डोंट स्किप इट, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी वहां जो आपको आपके केस को और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को और इवन जजेस को सबको हेल्प करेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, उसका जो स्कोप है और वहां जो एम्बिग्युइटी है उसका एक्सपेंशन जजमेंट पे आता है। एक्सपेंशन है ना, इंटरप्रिटेशन आ रहा है ना, ये भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया। सो यू आर टॉकिंग अबाउट वन लेवल अहेड, मतलब वो भी एक टर्म है। सो हर स्टैक होल्डर की जो जुरिडिक्शन, राइट्स, ड्यूटी, लिमिटेशन से, इन सारे चीजों को आपको थोरो आउट एग्जामिन करना। आप ट्रायल कोर्ट में जा रहे हैं ना, वहां पर भी आप यदि जुरिडिक्शन को एग्जामिन करके जाएं, निश्चित रूप से आपका परफॉर्मेंस टॉप क्लास परफॉर्मेंस होगा उस पर्टिकुलर कोर्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि आपके अगेंस्ट कौन खड़े हैं और सामने वाला कितना खरूस और कितना प्यारा जज। अजय जी, am I right or wrong? Absolutely right. Right, sir. इंदु मैम है या चली गई? I am here. मेरा ये कैमरा नहीं ऑन होता है ना, प्रॉब्लम होती नहीं है। कोई बात नहीं है, बट मतलब कैसा लगा आज का डिस्कशन जो हमने? ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और कल का जो मेरे को वही कल वाला सीन याद आ रहा है कल वाले केस का, और एकदम फिट बैठा कि कल का एक्सपीरियंस मैं बतला रहा हूँ, मैं थोड़ा सा वो अपनी हरकतें भी बतला रहा हूँ कि कैसे वो किया मैंने। एकदम हेल्प करा। कल अराउंड 12:50 में मैम का कॉल आता है। कॉल ये आता है कि सूट ऑलरेडी फाइल है और एक और स्पेसिफिक रिलीफ के लिए एक और सूट फाइल किया जा रहा है। डज दिस परमिसिबल? और वो सूट दूसरे कोर्ट में था और वहां से ट्रांसफर होकर के इसी कोर्ट में आ गया। और कोर्ट ने क्वेश्चन पोज किया है कि एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी आ रहा है,
तो क्या ये दूसरा मेंटेनेबल है या पहला मेंटेनेबल है या दोनों मेंटेनेबल? Of course, it was the questions comes from the jurisdiction. मैडम ने 50 में फोन किया और 12:50 और उनको ये था कि अभी ये मैटर 2 बजे कोर्ट फिर वापस सुनेगी. Please do some research on that and provide me certain citation. It is the expectation from group member. But on that point of time I was lost. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे तो याद है ही नहीं, ये नई चीजें हैं. Then I opened my ChatGPT. I framed the questions. Questions इस तरीके से था, kindly provide the Supreme Court judgment citation for the issues as under. और उसको डबल कोट में लिखा मैंने, whether suit is during pendency of suit a specific performance suit can be filed by the parties in list. उसको फिर वापस मैंने करेक्ट किया, by the same set of parties. कोट क्लोज करके एंटर किया. ऑल ऑफ सडन चैट जीपीटी ने, मैंने इतने प्रिसाइसली क्वेश्चंस हमने पुट किए थे कि उसने 2-3 साइटेशन के साथ प्रॉपर रिफ्लेक्ट किया. हमने इमीडिएटली उस साइटेशन को ओपन करके वापस वेरीफाई किया, पैराग्राफ नोट किया. एक जुडिशियल मैक्सिम वहां इन्वॉल्व था and it was conditional and may be allowed but certain things overlapping things should not be there. Or it was around 1:10. All these things was happened within 10 minutes, 10 to 15 minutes. और 5 मिनट मैंने 15 तक मैंने इनकी एक पेज पे उसका समरी लिख करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करके मैंने मैम को पीडीएफ बना करके भेज दिया. Am I right or wrong, मैम? Absolutely right, absolutely right. दिमाग चक्षु खुल गए. तो उसमें मैंने इवन यहां तक दिया हुआ था, ऑर्डर टू रूल 2 ऑफ सीपीसी, टीपी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पर्टिकुलर सेक्शन, मैंने इंटर स्टैट्यूट्स रिलेशनशिप कैसे था वो भी वहां पर दिया हुआ था. उसने सजेस्ट किया था और मुझे क्लू दिया था कि आई शुड गो ऑन दैट डायरेक्शन. इट वाज द लाइव एग्जाम्पल. क्यों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, वो रीजन है कि लाइव एग्जाम्पल ऑफ टेकिंग हेल्प. नहीं, मैं वर्ड कर रहा हूं टेकिंग हेल्प, ये नहीं कर रहा हूं तो गिविंग कंट्रोल फ्रॉम टेक्नोलॉजी. जो भी नई नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आता है उससे कैसे हम हेल्प लेते हैं. प्रोसेस मैंने पूरा इसलिए एक्सप्लेन किया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन पुट किया और वो क्वेश्चन जो है ना जो भी चैट जीपीटी दिया मान लिया. ऐसा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए. उसका मतलब निकलता है कि हमने अपना कंट्रोल उनको दे दिया. नहीं, whatever outcome will come from all the technical part, you must have to vigilantly examine कि कहीं ये डिजास्टर की तरफ लीड नहीं कर रहा है. बिना उसको एग्जामिन किए भले ही जितना टाइम लगे, आपने यदि रिलीज कर दिया, आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा डिजास्टर होने जा रहा है. इसीलिए ये एक्सपेक्टेड है. ये कहानी सुनाने की मोरालिटी यही है कि जो कुछ भी आप हेल्प ले टेक्नोलॉजी से, क्योंकि ये फोर्स मल्टीप्लायर है, 100 लोगों का काम अकेला कर देगा. whatever is outcome come to you, you must have to examine properly and carefully before releasing into the execution. तब आपका, हमने इस पे आपका कंट्रोल है. यदि एज इट इज दे दिए तो अपना कंट्रोल आपने उनको दे दिया, which is not good. Correct. और इतना अच्छा फोर्स मल्टीप्लायर है कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि मैंने 15 मिनट में कुछ तो किया. और लकली मैं लैपटॉप कैरी नहीं करता हूँ कोर्ट में, और कल मैंने कैरी किया हुआ था. थैंक्स टू बंसल साहब.
कि कभी भी वो जरूरत पड़ सकती थी कल, तो दैट्स व्हाट आई कैरिड। Okay, thank you so much. Thank you so much. हालांकि मेरे को फिर उसमें डेट मिल गई 2 दिसंबर की, तो सो मेरे को टाइम मिल गया, थोड़ा आइडिया हो गया इनका, एंड आई एम नाउ ट्राइंग ऑन दैट बट पॉइंट। हाउ वाज दैट कंटेंट? कंटेंट वाज गुड। फिर मैंने शाम को फिर वही वो खोल के चैट जीपीटी एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि कुछ और निकालूं। मैं एक काम करता हूँ, रुक जाइए अभी का अभी। मैं वो डॉक्यूमेंट जो है ना, जो मैंने मैडम के साथ शेयर किया था विद इन 15 मिनट, तो वो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, इफ यू डोंट माइंड। एक्चुअली मेरिट्स पे वो केस बिल्कुल जीरो था, तो आई वाज टोटली फ्रस्ट्रेटेड। अब सेक्शन 10 में अगर स्टे मानो जाए, वन सूट इज देयर, अनदर सूट कैन नॉट बी फाइल्ड, एंड रेजुडिकेटर में है कि अगर एक सूट आपका डिसाइड है तो सिमिलर उस ग्राउंड पे आप दूसरा सूट नहीं डाल सकते। ये एक पेज का डॉक्यूमेंट है जो 15 मिनट में तैयार किया गया था, जो मैंने मैडम को भेजा था, अभी मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा कि उसके पीछे का प्रोसेस क्या। एवरीवन विल सी द डॉक्यूमेंट वे, बट कुछ ही लोग होंगे जो जान पाएंगे, जो अभी यहाँ पर है, कि उसके पीछे का बैकग्राउंड। इसके अलावा बहुत सारे जजमेंट मैंने 61 जजमेंट मैंने फाइंड आउट किए EACR पे। अब आप समझ लीजिए, मैंने विद इन दोज 15 मिनट्स EACR पे हमने 61 जजमेंट फाइंड आउट किए रिगार्डिंग ऑल दिस। So I will look into those judgments because 2 दिसंबर की डेट है, तो all this इसलिए मैं शेयर कर पा रहा हूँ कि क्योंकि EACR को कैसे रिसर्च करते हैं वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हाँ, वो ठीक। इट वाज द एक्सपीरियंस। अब कोई कुछ और कहना चाहेगा देन प्लीज। So should I bind up? The way you said na, it's a very good way of memorizing the things. प्रवीण जी, break करके। अरे मैंने बड़े दिनों से संपा जी को नहीं सुना है। जी सर, नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा सर आज के सर। आज जो बोला ना, ब्लेम अपने को, किसी को नहीं देना है, अपने को इम्प्रूव करना सर, इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये बहुत अच्छा एग्जैक्टली, लगा। और वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि दैट इज ओनली वे टू गोस टूवर्ड्स एक्सीलेंस। अदरवाइज एक्सीलेंस का ब्लेम करके हम अपने एक्सीलेंस का रास्ता क्लोज करते हैं और जिम्मेवारी लेकर के अपने एक्सीलेंस का रास्ता खोलते हैं। जी सर, अपने को डेवलपमेंट करना है सर। सो ये पार्ट है। पीपल्स आर थिंकिंग अनफॉर्चुनेटली रिगार्डिंग पॉकेट, नॉट द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। यस सर। यूजुअली मतलब ये ट्रेंड दिखता है, बट सर्टेनली हम लोग भी उसमें एडजस्ट कर रहे हैं और हम लोग एक्सेलेंस की तरफ फोकस कर रहे हैं। जी सर। महेश जी, मुरारी जी, कुछ बोलिए या बाइंड अप करूं, मैं क्लोज करूं? Very elaborative and detailed insight जो हमें हमेशा हेल्प करेगा। We'll try to develop this. Very thought-provoking. Murari ji is doing best thing that he's compiling your all lectures, and that is the best way. He must be having like everything in his mind now, क्योंकि आप Thank you, जितना भी sir. पढ़ाते हैं और उसको अच्छे से उसको समराइज करके, that is a good way of reading also and studying also and memorizing also. लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इम्पैक्ट सर को सुनने से आता है। मैं बताने के बाद भी लगता है कुछ इम्पैक्ट अभी भी इसमें मिसिंग है। वो इम्पैक्ट तो जब आप इतना हार्ड वर्क करते हैं तो पता चल जाता है ना कि अरे नहीं, जानते हैं, दीज आर द ऑब्वियस थिंग, बट एक चीज मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा और आप सबके लिए भी मैसेज है। द प्रोसेस ऑफ पेन डाउन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, व्हाट इज गोइंग ऑन, उस प्रोसेस में मैं अपना एक्सपीरियंस बतलाता हूँ। जब AOR एग्जाम के लेक्चर होते हैं तो मैं बड़े फोकस होकर के उसको सुनता हूँ। कई बार हमने उसको रिकॉर्ड किए हैं और उस रिकॉर्डिंग को लैपटॉप पे ला करके रिपीटेटिवली रोक करके मैंने 10-15 मिनट के लेक्चर को मैंने 1 घंटा लगाना है अपने मेमोरी प्लस उसको रिपीटेटिवली बैक एंड फोर्थ करके, और तब जाकर के पूरा कैप्चर हो पाता है कि हमने क्या किया। तो ड्यूरिंग दोज 1.5 आवर्स प्रोसेस कि मैंने ये देखा, फिर इस पॉइंट को लिखा, फिर ये किया, उस प्रोसेस के दौरान बहुत कुछ इंटरनल ब्रेन में चलता रहता है।
और वो क्या चलता है, कुछ चले ना चले, एक चीज जरूर चलता है, आपके रिफाइनमेंट का। एक लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बिफोर क्लोजिंग। कल मेरी बहन से मेरी एक बहन है और मैं एक भाई हूँ, एक और भाई है मेरा, मतलब 3 भाई बहन हम लोग हैं। बहुत ओकेजनली हम लोग मिलते हैं तो बहुत बदमाशी करते हैं। उससे हमने कल डिस्कस किया, कल एक सर्टेन ओकेजन था, वहां पर हमने डिस्कस किया और हम दोनों मिलकर के एक चीज को याद किए थे, और याद ये चीज किया गया था कि एग्जैक्टली एक कहावत है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सो व्हाट इज दिस ढाई आखर, कहाँ मिलता है, क्या है ये? मैंने उसको बोला कि मैंने पता लगा लिया कि ढाई आखर क्या है, और उसी को मैं एक्सरसाइज करता हूँ। पैशन नहीं, नॉट पैशन, नथिंग इज, and independent of everything, absolutely this dhai akhar is the capacity to take proper decision, which may be supported by your own experience, by your own training, by your own course और इवेंट, और दुर्घटना घटना किसी भी चीज से हो सकती है। प्रिसाइज एंड प्रॉपर डिसीजन जिस किसी ने भी लेना सीख लिया, यदि वो इलिटरेट है फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर का हकदार है, और उसके सपोर्ट के लिए हर स्पेसिफिक पॉइंट पे ट्रेंड लोग उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार, उस बेसिस पर वो लेता है। आर्मी की ट्रेनिंग के लिए हर एक एंटिटी को प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है कि ऑन द स्पॉट ये प्रॉपर डिसीजन ले। स्पोर्ट्स के केस में देखिए तो हर प्लेयर यदि प्रॉपर एंड कोऑर्डिनेटेड डिसीजन लेता है, दीज आर द बेस्ट प्लेयर, वर्ल्ड क्लास, गॉड, एवरीथिंग उसके पल्ले आ जाता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में जितना करेक्ट डिसीजन लेता है वो उतना ही सक्सेसफुल है, और यदि कोई फेलियर है तो वो भी अपने डिसीजन की वजह से, और वो इम्प्रॉपर डिसीजन की वजह से। यदि मैं ये कहूं तो आप क्या कहेंगे? I second, sir. I True, second. sir. So the ultimate part is taking a proper decision, और उसके पीछे भी और बेस्ट और साइंटिफिक डिसीजन की बात यदि मैं कहूं तो इट मस्ट बी वेल रीजन्ड डिसीजन। आप जरा सोचिए, मैं सोचता हूं जज के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, क्योंकि हमारे सामने यही है, क्लोज से मैं इनको ऑब्जर्व करता हूं। इनके साथ डेली 60 केसेस होते हैं मिसलेनियस डे में, 60 केसेस, 60 केसेस में वो डिसीजन लेते हैं। उसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ है, वहां भी वो डिसीजन लेते हैं। एवरी वॉक ऑफ लाइफ आप डिसीजन लेते हैं। सुबह में आप शुरुआत होती है, आपका आंख खुलता है, उठना है कि नहीं वो भी एक डिसीजन है। कई मीटिंग्स में ये जाते हैं, वहां वो लेक्चर लेते हैं, क्या वो उसके लिए प्रिपेयर बहुत ज्यादा करते हैं? इट ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम दैट। और ऑब्वियसनेस वर्ड जो आता है ना, वो प्रैक्टिस से आता है। फोकस्ड प्रैक्टिस, रीजन्ड डिसीजन, एंड दैट्स द ओनली ढाई आखर, इजंट इट? यदि कोई कंट्ररी करना चाहे, मोस्ट वेलकम। कोई कंट्रोल नहीं है, 100%। Ultimately, what is code नहीं coming from your mind, that is the decision. आइंस्टाइन का ले लूं, राम जेठमलानी का ले लूं, पली नरीमन सर का ले लूं, ये डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है उसी इंसान के साथ खत्म हो जाता है। That cannot be replaced to anyone.
आज के डेट में इराक और रसिया वाला वॉर चल रहा है, वहां भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं। कई बार डिसीजन जो है ना एकदम टाइमली लेना, बिफोर टाइम लेना, लेटर ऑन टाइम के बाद लेना। इवन गाड़ी चलाते समय, कार चलाते समय आप रोड पे यदि 1 किलोमीटर ड्राइव करें तो वहां 100 डिसीजन लेंगे, गड्ढा में जाना है या नहीं जाना है। क्लियर डिसीजन। शुरू फर्स्ट टाइम आदमी डगमगाते रहते हैं, जाए ना जाए, जाना जाए, तब तक वो पहुंच जाता है, टाइमिंग क्लियर नहीं होती। डिसीजन आपका कई बार टाइम डिपेंडेंट होता है, कई बार टाइम इंडिपेंडेंट होता है। आपने जो डिसीजन लिया मुझे लॉयर बनना है, वो डिसीजन एक एंड के बाद आप नहीं ले सकते थे, वो लेना था, बाइंड था। क्योंकि इंडियन सिस्टम में आप उसको वापस ट्रैक करके अपना डिसीजन नहीं चेंज कर सकते, जबकि मैंने 3 बार चेंज किया है, वो बाद में कभी शेयर करूंगा। इसी लाइफ में 3 प्रोफेशन में एस्टेब्लिश हुआ हूं मैं, एज ए फैकल्टी और इवन एज ए साइंटिस्ट, नाउ एज ए जूरिस्ट। बहुत मुश्किल है डिसीजन लेना प्रॉपर शुरू में। Once you are habitual to take a proper decision, and I am lucky to have this noble profession, क्योंकि यहाँ डिसीजन लेने के लिए इतने सारे प्रिंसिपल और गाइडलाइंस है ना, जो आपको मजा आ जाता है कि भैया गलत डिसीजन तो होगा नहीं। These are the scientifically matured since from civilization आया और till the date। सो अल्टीमेट फोकस पॉइंट ये है, और हम सबका होना चाहिए। ये इतनी सारी ट्रेनिंग करना, इतना सारा कोर्स करना, ग्रेजुएट होना क्या होता है, क्यों होता है? इसीलिए कि इतनी सारी चीज पढ़ाई इसलिए जाते हैं कि उस सब चीज को ब्रेन के बैकग्राउंड में रख करके आप करेक्ट डिसीजन लें अपने लिए। बट जब कुर्सी पे अथॉरिटी आपको देती है कि आपको अब डिसीजन लेना है, तो पूरे पब्लिक के लिए आपको डिसीजन लेना है, बैलेंस डिसीजन होता है। और वहां पर ह्यूमन माइंड रिक्वायर्ड है, आर्टिफिशियल माइंड नहीं है। ह्यूमन माइंड, मैकेनिकल माइंड नहीं, प्रॉपर जुडिशियल माइंड रिक्वायर्ड। जुडिशियल माइंड मींस साइंटिफिकली प्रूवन मेथड के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू ऑप्टिमाइज्ड एंड करेक्ट डिसीजन जो ले। और लोगों ने लिया है तरीके से, 100 जजमेंट लिखे हैं। बताओ, एक केस लिखने में हालत खराब हो जाती है, और मेरा तो बहुत ज्यादा, आई एम मतलब कहीं भी उन लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर पाता हूँ। और मुझे अभी बहुत सारा ग्रो करना, बहुत भयानक ग्रो करना है। इन लोगों को देखो, बस सुना नहीं, केस किया नहीं कि फटाक से ऑर्डर, मतलब लॉ निकलना शुरू हो जाता है। हम लोगों को लगता है कि नहीं, ये वेरीफाई करें, वो वेरीफाई, दैट्स व्हाट वी आर ग्रोइंग। ये अलग बात है कि 4-5 सालों में मैंने उम्मीद है 5 ईयर प्लान कि 5 साल में मैंने अथक दिन रात में कोशिश करता रहूं तो मैं भी प्रॉपर एंड करेक्ट डिसीजन इंस्टेंटली ले पाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर कोई अपने आप को देखिए कि आप कहाँ हैं डिसीजन लेने में और उसके करेक्ट। डू यू रिस्पेक्ट योर ओन डिसीजन? और वो भी इसलिए क्योंकि वो बड़ा साइंटिफिक एंड फेयर और करेक्ट डिसीजन। आज 10 साल बाद भी मेरा लिया हुआ निर्णय सही है, आई एम हैप्पी। इफ यू हैव रिस्पेक्ट ऑफ योर ओन डिसीजन, तभी तो दूसरे भी उसका रिस्पेक्ट करेंगे। आपके डिसीजन का आपको ही रिस्पेक्ट नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स? सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो प्रॉपर पार्ट है वो ये है डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी। ये एक अलग पार्ट ऑफ डिस्कशन हो गया हम लोगों का। With these words, I would like to conclude it. This is 8:04. This is the time to say, have a nice day. We'll meet it again on Thank you so much, Saturday. sir. Thank you, sir. Thank you एक very और much. बात है, Thank एक you. और बात कंक्लूड करना मैं Thank you, sir. चाहूंगा। Thank you, sir. यदि Thank you, मैं sir. भूल गया लिंक डालना तो आप लोग प्लीज लिंक डाल दिया कीजिए। सैटरडे की मीटिंग तो होगी। लिंक तो वही है सर, वैसे भी देखा जाए तो there is no- हाँ, मतलब बहुत सारे मैसेज की वजह से वो लॉस्ट हो ना जाता ना ना, वो डेट, वो प्रीवियस डेट आ रहा है, वो डेट कभी दिख रहा है, वो 20 प्रीवियस डेट दिख रहा है, इसीलिए भाई कंफ्यूज हो साहब, रहा हो।
अब मैं डेट हटा देता हूँ, डेट ही हटा देता हूँ। Actually, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It would be good for us. both Okay, the sir, parts, ज्यादा नहीं- both the हाँ, parts हाँ, of both the parts of the sessions were marvelous, sir. Yeah, excellent, excellent, excellent. अजय जी जानते हैं मेरी कोशिश रहती है ना कि किसी भी तरीके से एक यूनिक बन जाए, हर डिस्कशन हमारा यूनिक रहता है, एक ये भी हो जाए। Every session is unique, sir. Every session is unique. Outstanding. बट धीरे धीरे आपने नोटिस किया होगा कि आई एम स्लोली कमिंग ऑन टू द बुक। अभी जो है ना, पहले तो ऐसे डिस्कशन होता था, अब हम लोग धीरे धीरे अब इतना फाउंडेशन बन गया है कि हम लोग अब एक्ट को समझ सके। आज के डिस्कशन के बाद, आज हमने 2 आर्टिकल को कंपेयर किया, कुछ सर्टेन वर्ड को कंपेयर किया, और उसके बाद जुडिशियल वर्ल्ड में उसका कैसे मतलब बदलता है वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, कैसे उसको कैप्चर करना चाहिए। मतलब आई गेस कि आज के बाद से जब भी आप कोई भी प्रोविजन ऑफ लॉ पढ़ेंगे तो इन सारे इंग्रेडिएंट को ढूंढेंगे, isn't it? Yes, sir. Once the moment you started finding all these ingredients, then you are done. You are the great lawyer. Simply. क्योंकि लोग इसको करने से बचते हैं, ये बहुत दिमाग लगता है, मतलब इसमें जो है ना दिमाग के नसों पे जोर बहुत तगड़ा पड़ता है। बट ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज करने के बाद में आराम से कर लेंगे, सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस है ना। Right, sir. ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, sir.